नेक्स्ट बात करें, यदि आप सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों हो, जैसे मैं कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ और मेरी किताबें भी सेल होती है, वैसे किताबों पे जीएसटी लगता ही नहीं है, बुक्स आर एग्जेम्प्टेड। खैर वो अलग बात। सपोज कोई ऐसा बंदा है जो सप्लायर ऑफ गुड्स भी है, सप्लायर ऑफ सर्विस भी है, इन दैट केस, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर पे भी सप्लाई जीएसटी नहीं लगता है। चलो कोई भी बात, कोई बंदा सप्लायर ऑफ गुड्स भी है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, जैसे आप मोबाइल फोन के वेंडर हो और आप मोबाइल फोन रिपेयर भी करते हो, तो एसओजी प्लस एसओएस हो ही सकता है। तो ऐसे में 40 लाख की 20 लाख, एंड आंसर इज 40 लाख। जो एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स है ना, उसके लिए है 40। समझे? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अभी तो बहुत इतना विचित्र है रजिस्ट्रेशन का मॉडल। सपोज अपना ट्यूशन सेंटर चल रहा है, ठीक है, अपना लास्ट ईयर का टर्नओवर था 17 लाख, तो वी हैड नॉट रजिस्टर्ड आवर्स। करंट ईयर में क्या हुआ, स्टूडेंट आ रहे हैं, हम लोग से फीस ले रहे हैं। सपोज हमारी फीस है 1000 रुपए पर मंथ, हम लोग 1000 रुपए ले रहे हैं। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, बच्चे ज्वाइन कर लिए, हम लोग 1000 रुपए ले रहे हैं। नवंबर महीने में क्या हुआ, नवंबर महीने में क्या हुआ, हमारा टर्नओवर 20 लाख, 20 लाख हो गया। तो दिसंबर महीने में हमने बच्चों को बोला, बच्चों अगले महीने से तुम लोग का फीस हो गया है 1000 रुपया प्लस 18% जीएसटी। अब बताओ अगले दिन कौन आएगा, बच्चे आएंगे, मम्मी आएगी। फीस क्यों बढ़ा दी है? कोरोना में कोई फीस बढ़ाता है? शर्म नहीं आती आपको? डूब मरना चाहिए आपको। एक तो ऑनलाइन पढ़ाते हो, ऊपर से फीस बढ़ाते हो। बोलो हाँ या ना? अभी ऐसे ही होगा। उनको कौन समझाए कि आंटी फीस नहीं बढ़ाए, हम बढ़ गए। पहले हम लोग 20 लाख के नीचे थे, अब हम लोग 20 लाख के ऊपर हो गए। तो 20 लाख प्लस होते ही अब आपको 1000 प्लस जीएसटी चार्ज। ये तो चलो बच्चों का मंथली था, सल्टो हमारे का है। हमारे साथ देखो क्या हुआ, लास्ट ईयर टर्नओवर था 17 लाख, इस बार हमारा अप्रैल में हमने बच्चों का एडमिशन लिया, नो जीएसटी, जुलाई में नो जीएसटी, करते करते सपोज दिसंबर में, 17 दिसंबर को ऐसा हुआ कि हमारा टर्नओवर पहुंच चुका है 19,90,000 रुपया। ठीक है, आज आज 18 दिसंबर है, सुबह सुबह दो फ्रेंड है, बोला सर हम लोग को है ना पढ़ाई करना है, फीस कितना? हमने बोला 10,000 रुपया कोर्स फी। बोला ओके सर, हमारा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये लड़का पहले फीस दिया, तो हमने बिल बना दिया 10,000। 10,000 कंप्यूटर में एंट्री डाल दिया, एंट्री डालते कंप्यूटर में घंटी बज गई, टिन टॉन। व्हाट इज टिन टॉन? 20 लाख हो गया है। अगला फीस ये दिया, 18 दिसंबर, अगला स्टूडेंट, एक साथ दो दोस्त, 10,000 प्लस 18%। बोला सर ये क्या हुआ? मैंने बोला अभी टिन टॉन सुना नहीं तुम? बोले फालतू बात मत करिए। हम नहीं देंगे 1800, हम काहे देंगे 1800? हम बोला हम क्या करें, हमारा 20 लाख हो गया है। बोला समझा पाएंगे हम इसको? कभी नहीं समझा। परंतु ये लॉ ऐसा ही, परंतु ये लॉ ऐसा ही बड़ा खूंखार लॉ है। जैसे ही आपका टर्नओवर थ्रेश होल्ड के, इस 20 लाख 40 लाख को हम लोग बोलते हैं थ्रेश होल्ड, थ्रेश होल्ड लिमिट, थ्रेश होल्ड लिमिट, जैसे ही आपका टर्नओवर इस थ्रेश होल्ड लिमिट के ऊपर जाएगा, यू नीड टू गेट योरसेल्फ। ओके, यहां तक क्लियर? यहां तक तो क्लियर। अच्छा, ये 40 लाख 20 लाख में भी ना कुछ कुछ स्टेट में रहमो करम है। क्या है? रहमो करम है। यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 4 स्टेट में लिमिट 10 लाख। यहाँ पे टर्नओवर 10 लाख के ऊपर होते रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सेम हियर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, टर्नओवर 10 लाख है, सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए भी, सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए भी।
इन 4 स्टेट में टर्नओवर 10 लाख के ऊपर होते ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बोलती है 40 लाख तक तो हमारे यहाँ कोई जाता ही नहीं होगा। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये चारों पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे बहुत थोड़े बिजनेस है। यहाँ पे आप बोलेंगे 40 लाख के ऊपर वाले बिजनेस को रजिस्ट्रेशन देना है, तब तो बोलेंगे ऐसे ही रजिस्टर मतलब जीएसटी आएगा नहीं। तो इसलिए फिर इन लोग को रिलैक्स किया गया, यहाँ पे 10 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन चाहिए। मतलब गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलैक्सेशन है और सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बर्डन है। वो है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कुछ और नियम है, जैसे उत्तराखंड है, आसाम है, सिक्किम है, इन सब में एसेट्रा और भी है। इन सब में लिमिट 10 लाख की जगह 20 लाख, या ऐसे बोलो 40 लाख की जगह 20 लाख। तो इंडिया में स्टेट वाइज ये वेरी कर रहा है, कहीं 40, कहीं 10, कहीं 20। तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक इसको याद भी करना चाहिए। पहले मुझे लगा था कि इंस्टीट्यूट इन सब को लेके क्यों परेशान कर रहा है कि कौन से स्टेट में 20 है, कौन से स्टेट में 40 है, इतना रट्टाफिकेशन क्यों। लेकिन इंस्टीट्यूट रट्टाते हुए मतलब इन सब में परेशान करता है। ऐसे बोल देता है एक्स रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सिक्किम। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ तो 20 लाख के बाद, ठीक है। ओके, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, आज की पहली लाइन। कौन सा नंबर पॉइंट है? Only a registered person is liable to pay GST. Only a registered person is liable to pay GST. Okay. A person can get himself voluntarily registered. कोई भी बंदा अपने आप को वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के बाद फिर टर्नओवर नहीं देंगे। आपने वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन करा लिया, मतलब आपकी जीएसटी लग गई। अब आपको, अब आप ये मत बोलिए मेरा टर्नओवर तो 40 के नीचे है। अरे भैया कुछ भी हो, अब तो जीएसटी देना पड़ेगा। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। Compulsory registration is required as per the provisions of section 22 and 24. As per section 22, if turnover of supplier, change करता हूँ, if aggregate turnover of supplier exceeds threshold ceiling 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, if turnover of supplier exceeds threshold ceiling turnover of supplier
exceeds threshold ceiling, then registration is compulsory. Then registration is compulsory. In other words, as soon as turnover exceeds, वापस से टर्म चेंज करता हूँ, as soon as aggregate turnover exceeds, क्या threshold ceiling, supplier is required to charge GST या supplier is liable to pay GST. यानी वो लड़का भली में से कितना भी नाराज हो जाए, मेरा टर्नओवर 20 लाख हो चुका है, अब मैं इसके एडमिशन पे जीएसटी लूंगा, ठीक है। इसलिए टीचर लोग परेशान नहीं होते, वो या तो कच्चे में काम करेंगे जो कि बुरा है, और या फिर पहले से रजिस्ट्रेशन लेते रख लेंगे, जब उनको मालूम पड़ गया कि 18-20 होने वाला है तो पहले से ही ले लेंगे, फिर एज से लो एज से मत लो वाला मार खाने वाला काम नहीं करना, है ना। अब इसमें छोटी सी बात मुझे बताओ, बहुत ही प्यारी सी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अपने यहाँ एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का नाम है हिमांशु। कुछ लोग तो बहुत जलन होती है इस नाम से, बहुत तकलीफ होती है। उसका दो जगह बिजनेस चलता है, एक वेस्ट बंगाल और एक हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, दोनों जगह बिजनेस चलता है। एक ब्रांच यहाँ खोल रहा है, एक ब्रांच यहाँ। सिचुएशन वन, यहाँ का टर्नओवर है 7 करोड़, यहाँ का टर्नओवर है 18 करोड़, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, कुछ बोलने की बात नहीं। सिचुएशन टू, यहाँ का टर्नओवर है 2 करोड़ और यहाँ का टर्नओवर है 20 लाख, गुड सप्लायर ऑफ गुड्स है। अब बताओ, यहाँ तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, यहाँ चाहिए, दिल्ली में लिमिट 40 लाख, यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन चाहिए, यहाँ पे चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जीएसटी में यदि मेरी 4 ब्रांचेज अलग अलग स्टेट में है तो क्या मुझे 4 रजिस्ट्रेशन चाहिए कि एक से ही काम हो जाए? एंड आंसर इज, जितनी स्टेट है आपकी, आपको हर स्टेट में सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जितनी भी आपकी अलग अलग स्टेट में ब्रांचेज है, उन सब स्टेट के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन जीएसटी में काम नहीं करता। देयर इज नथिंग लाइक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, इसको हटा देते हैं। अब बताओ, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? एंड आंसर इज, when we say aggregate turnover, then you should have respect this word, ये हिमांशु का एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 220 लाख, इसलिए हिमांशु को यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेना। ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी जब मेरे आप तीसरी सिचुएशन देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में टर्नओवर है सपोज 30 लाख और दिल्ली में टर्नओवर है सपोज 20 लाख। अब बताओ, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर है 50 लाख। बताइए, क्या वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? यस, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर है 50 लाख। सिचुएशन को, यदि यहाँ का टर्नओवर है 12 लाख तो वहां का टर्नओवर है 12 लाख, तो आपको यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख के नीचे है। तो व्हेन वी से एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब टर्नओवर ऑफ ऑल द ब्रांचेस टुगेदर, पैन इंडिया टर्नओवर,
तो आप कई बार देखो ये छोटे मोटे डीलर्स है तब भी उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए। अब ऐसे में क्लाइंट हम लोग से क्या पूछते हैं, ये अपना वेस्ट बंगाल में बिजनेस चल रहा है, 70 करोड़ का टर्नओवर है, अपने एक नई ब्रांच खोल रहे हैं मुंद्रा जी दिल्ली में, तो उसका रजिस्ट्रेशन अभी लेना है क्या या कब लेना है? तो हम लोग बोल दिया ब्रांच खोलने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के एक माल मत बेचिए। क्लियर? सिचुएशन 6 थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। हमारा वेस्ट बंगाल का टर्नओवर है 6 लाख, हमारी दूसरी ब्रांच है त्रिपुरा में, वहां का टर्नओवर है 5 लाख। वेस्ट बंगाल का टर्नओवर है 6 लाख और दूसरा त्रिपुरा में ब्रांच है, वहां का टर्नओवर है 5 लाख। अब बताओ यार रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा यू नीड रजिस्ट्रेशन। बताइए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख के नीचे है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। वेस्ट बंगाल में थ्रेशोल्ड सेलिंग 40 लाख। समझे? समझे? मजा आया? नाइस। अब मजा आया तो ऐसे मुंह कौन रखता है? मजा आया तो मजा वाला चेहरा होना चाहिए। मजा वाला चेहरा। यार ओके, ये लिखूं कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया या एग्जाम्पल दे देता हूँ? एग्जाम्पल, केस टर्नओवर इन ब्रांच 1, टर्नओवर इन ब्रांच 2। ब्रांच वेस्ट बंगाल, ब्रांच दिल्ली। केस 1, टर्नओवर 40 लाख, 30 लाख। बताओ। वेस्ट बंगाल मस्ट बी रजिस्टर्ड, दिल्ली मस्ट बी रजिस्टर्ड। 2, 20 लाख, 30 लाख। वेस्ट बंगाल मस्ट बी रजिस्टर्ड, दिल्ली मस्ट बी रजिस्टर्ड। तीसरा, 0 लाख, जस्ट ब्रांच खोला ही है, चलो 10 लाख, 10 लाख एंड 20 लाख। वेस्ट बंगाल नो रजिस्ट्रेशन, दिल्ली नो रजिस्ट्रेशन। 10 लाख, 8 लाख। ब्रांच इन त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। तो वेस्ट बंगाल नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन, त्रिपुरा रजिस्ट्रेशन। पॉइंट नंबर 17, 18, 19, 20, 20। ब्रांचेज इन सेपरेट स्टेट, branches in different state are called distinct person। क्या? distinct person and need separate registration। तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन आया कि आगे बढ़ जाओ? हाँ? हाँ?
स्टेट था वो थ्रेशोल्ड से लेना, वो लिखा दो मुझे। उसकी तो बात ही नहीं कर रहे अपने। मैं बोलो तुम्हारे दिमाग में कोई नया क्वेश्चन बनता है क्या? नाम है डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अलग अलग बंदे माने जाए। जब सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो जाए तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होता है, अलग अलग पर्सन नहीं होता है। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अलग अलग पर्सन, वैसे नाम है ये, हाँ, डिस्टिंक्ट पर्सन एंड दे नीड सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तुमने नहीं पूछा, मैं पूछूंगा, आई कैन नॉट हेल्प इट, या तो तुम पूछो नहीं तो हम पूछे, समझे? अब सपोज मेरा कैलकाटा में एक ब्रांच है, टर्नओवर है 20 लाख, और एक सिलीगुड़ी में ब्रांच है, टर्नओवर है 25 लाख। टू बी नोटेड, कैलकाटा एंड सिलीगुड़ी दोनों वेस्ट बंगाल में। नाउ माय क्वेश्चन इज, डू आई नीड टू रजिस्टर माई सेल्फ इन वेस्ट बंगाल और नॉट? And answer is yes, because your aggregate turnover is more than 40 lakh. Now the question arises, do I need to take separate registration for Calcutta branch and Siliguri branch? And answer is now this is at your choice. अब ये आपकी चॉइस है कि आप चाहो तो इन दो दुकानों का सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, या फिर एक रजिस्ट्रेशन से भी काम चला सकते हो। हियर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। यदि आपकी बहुत सारी ब्रांचेज एक ही स्टेट में हो तो ये आपकी परफेक्टली आपकी चॉइस है कि आप सेपरेट कराना चाहोगे कि एक से ही काम चलाओगे। अब बताओ, सेपरेट कराना उचित है कि एक से ही काम चलाना? काहे? सेपरेट लेते अलग अलग रहेगा, अच्छा रहेगा, दो ठो होगा हमारे पास, दो ठो। बोलो, दो ठो लेना अच्छा है कि एक ठो लेना अच्छा है? चल ब्रांच अकाउंटिंग बना लेंगे। अब बता, दो ठो लेती है? अच्छा अच्छा रहेगा। बोलो दो या एक? क्यों एक, क्यों? क्या आसानी देगा? सॉरी, यदि सेपरेट लो लो ना, हर चीज दो ठो अच्छा नहीं होता, ध्यान रखना। जो बोलो दो ठो, तो दो ले लोगे ना तो दो दो बार रिटर्न भरना पड़ेगा, दो दो बार असेसमेंट होगा, दो दो बार ऑडिट होगी। जितनी ब्रांचेज उतना तुम्हारा यूनिट, उतना रिटर्न भरो। और फिर कैलकाटा की सरप्लस आईटीसी सिलीगुड़ी से एडजस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। सेपरेट रजिस्ट्रेशन मींस डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब अलग अलग पर्सन, अलग अलग पर्सन मतलब इसका आईटीसी इसमें यूज नहीं होगा। अब सपोज तुम्हारा इसका आईटीसी सरप्लस है 40 लाख, और यहाँ पे जीएसटी पेबल है 30 लाख, यदि सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लिए ना तो बोलेंगे पे करो इसको कैरी फॉरवर्ड। लेकिन यदि मेरा सेम रजिस्ट्रेशन है तो हम बोले एडजस्टेड। क्या समझे? अब बताओ, सेपरेट लेना अच्छा है कि सिंगल? सिंगल ही भैया अच्छा है। बहुत ही आपका इंटरनल टू एडमिनिस्ट्रेशन का पंगा है तो बात अलग है, अदरवाइज आप लोग सिंगल ही ले लो। तो भैया कोई भी छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन तो सेपरेट लेने नहीं चाहिए। हाँ, जिन ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा ही सेगमेंटल अकाउंटिंग है, जैसे वैसा बोलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग, वो ब्रांच मैनेजर का इस ब्रांच मैनेजर से क्लैश है, और बोलता है हम रिटर्न में डेटा नहीं दे रहा है, मेरा रिटर्न नहीं लग रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं रहा है, झमेला हटाओ, सबका सेपरेट। तो जिनका इंटरनल मिसमैनेजमेंट है दे में हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन, लेकिन यदि आपका इंटरनल यूनिटी है तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ही अच्छा है। कई बार हम लोग सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, समझ लो, वो तुम्हारे एकेडमिक बातें नहीं है लेकिन समझ लो कि कोई सेपरेट क्यों लेगा। सपोज मेरा यहाँ का टर्नओवर है 700 करोड़, यहाँ का टर्नओवर है 30 करोड़, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, सेपरेट ले लो। क्यों? अरे इसको तो पकड़े रहे, इसको हर साल पकड़े,
अब इसके चक्कर में इसको भी परेशानियां हो, इसलिए यहाँ पे भी विजिट सर्च एंड सर्वे होता है, इसलिए यहाँ पे भी सर्च एंड सर्वे होता है। इसको अपना अलग रजिस्ट्रेशन करना, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नजर में नहीं आए। सपोज यहाँ का टर्नओवर है 70 करोड़, यहाँ का टर्नओवर है 70 करोड़, आई विल सजेस्ट सेपरेट रजिस्ट्रेशन। क्यों? दोनों मिला लो तो 140 करोड़ की यूनिट हो जाएगी। 140 करोड़ की यूनिट तो बड़ी यूनिट हो जाएगी, बड़ी यूनिट हो जाएगी, डिपार्टमेंट की नजर रहेगी। छोटी छोटी यूनिट बन के काम करो, डिपार्टमेंट की नजर कम रहेगी। खैर ये सब बोलने की बात है, ये सब प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन ये होता है। इफ यू आर छोटा तो नो वन केयर अबाउट यू, इफ यू आर मोटा एवरीवन केयर अबाउट यू। तो ये खास करके टैक्स में तो बहुत अप्लाई होता है। टैक्स में हमेशा छोटे बन के रहो। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, बहुत यंग एज में मैंने अपनी इनकम टैक्स की फाइल बनानी शुरू की, मेरे भाई ने भी फाइल बनानी शुरू की। हम लोग दोनों मोटा मोटी भगवान की दया से बराबर ही है, ऊपर 19-20 है जो हम लोग के माइंड में है, मान के चलो एकदम बराबर है। तो सपोज उसने कमाया 40 लाख, उसने रिटर्न में दिखाया 40 लाख, मैंने भी कमाया 40 लाख, मैंने भी रिटर्न में दिखाया 40 लाख। रिटर्न में बैलेंस शीट भरनी रहती है, तो मैंने क्या किया, बैलेंस शीट में अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज डाल दी, जितनी भी मेरे पास है। उसने बोला संजय तुम पूरी क्यों डाला? हम तो हाल उतना ही डाला जो मेरा बिजनेस से रिलेटेड। हम बोला यार इंडिविजुअल का फाइल है, इंडिविजुअल में क्या बिजनेस और क्या नॉन बिजनेस, मेरी जितनी मैंने सब डाल दी। उसने बोला ना ना मैं तो अपनी सिर्फ बिजनेस से डाली। उसने अपनी बिजनेस से डाली। ठीक है। तो 2-3 साल बाद उसने मुझे तो बोला कि तुम ज्यादा कंफर्टेबल है, तेरा जो भी है जितना भी है सब पक्का है, तेरा जो भी है जितना भी है पक्का है, कभी डिपार्टमेंट आएगा पकड़ेगा तो तुमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तेरा जितना भी है सब पक्का है, A to Z। एसी मशीन तक दिखाया हुआ है, रिटर्न कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है। हम खुश हुआ, मैंने अच्छा डिसीजन लिया, आई वॉज हैप्पी। 5-6 साल बाद अब मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। क्यों? बैलेंस शीट बहुत मोटी हो गई, करोड़ों में चली गई। अब हम मोटा हो गया है इनकम टैक्स की नजर में, वो भी उतना ही मोटा है, लेकिन इनकम टैक्स की नजर में नहीं है। इनकम टैक्स में उसकी बैलेंस शीट अभी लाखों में है, और मेरी इनकम टैक्स की बैलेंस शीट करोड़ों में। तब हम टेंशन में हैं कि हम लाइमलाइट पे हैं, हम कभी भी टारगेट पे आ सकते हैं। सभी पक्का है तो क्या हुआ, कौन डिपार्टमेंट को झेलेगा? वो तो हो गया ना, वही ना, यहाँ पे सब ठीक है। अरे तो कोई गलती है क्या? पैसा मिलेगा। गलती है पैसा मिलेगा। ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, फटाक से निकाल दो दे गलती। सब ठीक है भाई, क्या गड़बड़ है? लेकिन एक चीज का दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है ना, उसमें आप मुझे नचा दोगे। इसलिए डिपार्टमेंट के बंदे जितने दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैंने डिपार्टमेंट के बंदों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। आपको समझ में आ गया कि दो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लोग क्यों लेना चाहेंगे? व्हाई दिस इडियोटिक प्रोविजंस? जब एक ही रिटर्न भरना इससे काम हो जाएगा तो कोई बंदा दो रिटर्न क्यों भरना चाहेगा? इसलिए चाहेगा क्योंकि वो इनकम टैक्स और डिपार्टमेंट की नजर में छोटा रहना चाहता है। समझे? 21वां नंबर पॉइंट। ये सिर्फ शुरुआत की 5 क्लास है, जिसमें मैं एकदम नहीं देखता कि क्या एग्जाम है क्या नॉन एग्जाम है, पूरा दिल खोल के हम लोग बताते हैं जो जीएसटी से रेलिवेंट है। जैसे हम लोग चैप्टर वाइज आएंगे तो हम लोग फिर टू द पॉइंट टू द पॉइंट टू द पॉइंट टू द पॉइंट। ठीक है। फिर भी बीच में तुम कुछ पूछोगे तो सबका आंसर अपने पास। इन केस a supplier has several branches in same state, बताओ क्या? इन सेम स्टेट, बताओ क्या? In case a supplier has several branches in same state, then he can have single or multiple registration. Single or multiple registration
एज पर हिज चॉइस, एज पर हिज चॉइस। चलो अच्छी बात है। आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 20, एज पर सेक्शन 24, जो मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन थे दो सेक्शन, 22 एंड 24। अभी तक हम लोग थ्रेशोल्ड सीलिंग की बातें कर रहे हैं कि टर्नओवर अलग रजिस्ट्रेशन। अब अपने बात करें 24। 24 में हम आपका टर्नओवर नहीं देखते। 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। एज पर सेक्शन 24, सर्टेन सप्लायर need registration irrespective of turnover। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ बता रहा हूँ। बात बात की हम लोग ये सारी चीजें दोबारा पढ़ेंगे इन द चैप्टर रजिस्ट्रेशन। ये सारी चीजें हम लोग दोबारा पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, सम स्तर करके पढ़ेंगे, लेकिन इन द चैप्टर रजिस्ट्रेशन। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? इंट्रो। फॉर एग्जाम्पल, a person who makes interstate supply of goods, interstate supply of goods। तो जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है उसको तो रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। गुड्स 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 गुड्स, नॉट सर्विस नॉट सर्विस नॉट सर्विस नॉट सर्विस, गुड्स गुड्स गुड्स। तो यदि आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो मेरा सामान कलकत्ता से वर्धमान जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलकत्ता से भुवनेश्वर चला जाता है तो भले मेरा टर्नओवर 40 से नीचे है, आई नीड रजिस्ट्रेशन। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करने वाले के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, याद रहेगा। यहाँ पे लिख लो नॉट सर्विस। यदि मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूँ और मेरी क्लासेस यहाँ से भुवनेश्वर जाती है और मेरा टर्नओवर 20 लाख के नीचे है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। ये प्रोविजन सिर्फ गुड्स वालों के लिए, सर्विस वालों के लिए नहीं है, समझे? पक्का। नंबर 2, a person who makes या who purchases, makes हटा दो, who purchases under RCM। तो जो भी आरसीएम में सप्लाई लेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नंबर 3, a person who supplies via eco, इको समझ तो, ई कॉमर्स ऑपरेटर, नाम सुना है? अरे ई कॉमर्स ऑपरेटर समझ तो क्या होता है? हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और बहुत सारे। व्हाट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर एग्जैक्टली? ये एक बंदा है जिसका अपना एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे वो दूसरों का माल बेचता है। तो सपोज आज मैंने एक वेबसाइट बना दी, अपने पास हजारों स्टूडेंट्स हो गए, हजारों स्टूडेंट्स को मैंने टच में लिया, कांटेक्ट किया और बोला कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें तुम्हारी फैमिली के कोई भी मेंबर अपना दूध चाहे तो बेच सकते हो। फ्लिपकार्ट में बेचोगे तो तुम्हारा 15% कमीशन वो लोग लेते हैं, मैं सिर्फ 5% कमीशन में काम कर दूंगा। मेरे वेबसाइट पर ऑलरेडी 3 लाख का फुटफॉल है। तो सब स्टूडेंट बोले अच्छा ही है यार, सर को हम लोग पर्सनली जानते हैं, 5% कमीशन है, फुटफॉल भी अच्छा है, फ्लिपकार्ट पर की बात छोड़ो, पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सभी ने अपना अपना सामान यहाँ रखवा दिया मेरी वेबसाइट पे। क्या करना पड़ा, वेबसाइट पे सबको एक एक लिंक दे दिया, सब अपना अपना डेटा डाल दिया।
मेरी वेबसाइट भर गई। अब लोगों का माल मेरी वेबसाइट से बिकने लग गया। अब ये जितने भी ये स्टूडेंट्स मेरे जो मेरी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेट कराते अपना अपना माल बेच रहे हैं, सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। हो सकता है ये वेबसाइट फ्लॉप है, एक दो माल ही बिकता है, एकदम फ्लॉप, तब भी इन सबको रजिस्ट्रेशन कराना। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कितना बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सप्लायर कितना बड़ा है। यदि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर का प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है मतलब जीएसटी पे करना जरूरी है। इस चीज को भी हमने सेमिनार में बहुत छेड़ा, इसको नेगेटिव ढंग से प्रेजेंट किया। या आपने इन दिनों में एक ऐड देखा होगा, कौन सा ऐड था वो, जिसमें वो कुमारी एंड सन्स की जगह एंड डॉटर्स लगा दिया। अरे एक ऐड आया था बीच में। सपोज आपकी मिठाई की दुकान है, आपका नाम है शर्मा एंड सन्स। अचानक आपकी लड़की बड़ी हुई, कंप्यूटर में बड़ी तेज है, उसने अपनी बुद्धि लगाई और अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आपकी मिठाइयों का पैकेट रखवा दिया। आप बड़े खुश हुए बेटी से, क्योंकि बेटी ने आपका टर्नओवर देखते देखते 20 लाख से 28 लाख करवा दिया। आपने अपनी दुकान से शर्मा एंड सन्स की जगह शर्मा एंड डॉटर कर दिया। इस साला लड़का तो दिन भर आवारागर्दी करता है, लड़की देखो हमारा टर्नओवर बढ़ा दी। हाँ, लेकिन ठीक 4 दिन बाद जीएसटी का ऑफिसर आ गया, बोले आपने रजिस्ट्रेशन लिया? बोला काहे ले, 40 लाख के नीचे है ना, काहे ले? बोला वो तो ठीक है, लेकिन आप तो अमेजोन के थ्रू माल बेचते हो। हाँ, अमेजोन के थ्रू माल बेचते हो, अब आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। टर्नओवर 40 लाख के नीचे है फिर भी। सपोज आपका टर्नओवर 20 लाख का 21 लाख हुआ, तो सेल तो यहाँ पे 1 लाख बढ़ी और जीएसटी की लायबिलिटी यहाँ पे 2.5 लाख बढ़ गई। आप बोलेंगे यार शर्मा एंड सन्स ही ठीक था। बात क्लियर? क्योंकि जैसे आप रजिस्टर्ड हो गए आपको तो अपने सारी सप्लाई पे जीएसटी देना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि जो ई कॉमर्स के थ्रू बिकेगा बस उस पे जीएसटी देना है। वंस यू आर रजिस्टर्ड यू आर लायबल टू पे जीएसटी ऑन योर एंटायर टर्नओवर। ओके, ये चल रहा था। पॉइंट नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, पर्सन हु इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स, makes interstate supply of goods, a person who purchases under RCM, a person who supplies via e-commerce operator। और भी बहुत सारे पॉइंट, लेकिन सारे पॉइंट बताने के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा और समझाना पड़ेगा। एसेट्रा लेके जाओ तो आपको मालूम पड़ा कि दो तरह के सेक्शन है रजिस्ट्रेशन के लिए, 22 और 24। 22 में थ्रेश होल्ड लिमिट के वाया आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और 24 में टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, आप कुछ एक्टिविटी करते हो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जैसे कि आपने इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया, जैसे कि आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू माल भेज दिया, जैसे कि आपने आरसीएम में कुछ खरीद लिया, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? इस बात को और अच्छे से समझो, इस बात को और अच्छे से समझो। सपोज अपनी दो ब्रांचेज है, ब्रांच 1 ब्रांच 2, ये वेस्ट बंगाल में और ये दिल्ली में। यहाँ का टर्नओवर है 12 लाख और यहाँ का टर्नओवर है 13 लाख। न इसको रजिस्ट्रेशन चाहिए न इसको चाहिए, जिंदगी चल रही है। अचानक दिल्ली वाले दुकानदार ने यूपी में माल बेच दिया। अब दिल्ली और नोएडा है ही कितना दूर, हावड़ा कैलकाटा जितना दूर, है ना, एक ही बस घूमती रहती इधर से उधर। तो दिल्ली और नोएडा एकदम दूर नहीं है, तो दिल्ली वाले ने नोएडा में माल बेच दिया, यानी दिल्ली वाले ने यूपी में माल बेच दिया। यूपी में माल बेच दिया मतलब दिस इज इंटरेस्टेड सप्लाई।
इंटरेस्टेड सप्लाई होती है, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, इसको भी कराना है क्या? नो, क्योंकि इस ब्रांच ने इंटरेस्टेड सप्लाई किया है, इस ब्रांच ने इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं किया। मजा आया? अरे छोटी छोटी बातें होती है जीएसटी में, जीएसटी में बड़ी बात कभी नहीं होती, जीएसटी के छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, छोटी छोटी बातें होती है। चलो आगे बढ़े। थ्रेशोल्ड सीलिंग, चलो ये भी लिख लो, तुम्हारे मन में आ गया तो। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस, फॉर, क्या चीज था, नाम बताओ। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, हम तो खुद भूल गया यार, मणिपुर एंड मिजोरम। 10 लाख, 10 लाख। फॉर एनी अदर सप्लायर ऑफ सर्विस में 20 लाख, इसको मैंने अभी काट दिया। फॉर मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पौंडीचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड को हम लोग प्यार से यूके बोलते हैं, उत्तराखंड, बीस लाख, इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें हम शायद एक आधे नाम और बढ़ा दें, अदर 40, आसाम, नहीं आई डाउट, एक नाम मैसेज और, एक नाम और मैसेज, ठीक है, एक नाम के लिए स्पेस छोड़ दो, एंड अदर के लिए 40, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, नहीं जम्मू कश्मीर है पक्का, जम्मू कश्मीर के लिए 40 लाख, जम्मू कश्मीर वाले बोले हमें जीएसटी नहीं देना, हमारे पास पैसा आ जाता है कहीं से भी, आपको सब सोचना नहीं पड़ेगा, समझ रहे ना, हम लोग जीएसटी नहीं देंगे, 40 लाख तक तो नहीं देंगे, उनका बस चले तो 400 करवा ले। आपने एक छोटा सा टॉपिक सीखा क्या, कंपोजिट, नहीं नहीं, क्या, अरे नाम नहीं बोलते तुम।